आदाब नाजरीन, हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर अहसन। किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान या ज़िंदगी के किसी भी मुकाबले में इंसान उस वक्त तक नहीं हार मानता जब तक वो खुद शिकस्त तस्लीम न कर ले। वो उस वक्त तक हारता भी नहीं है। अगर आप पढ़ाई में फ़ेल हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस बाउंड्री तक पहुंचने में वक्ती तौर पे नाकाम रहे हैं, ना कि बस इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ये वैसा ही है जैसे हम बचपन में उठते थे, गिरते थे, फिर संभलते थे। बचपन ही क्यों, क्या आज हमें ठोकर नहीं लगती? क्या आज हम नहीं गिरते? हम गिरते हैं, ठोकर भी लगती है, दर्द भी महसूस होता है, लेकिन फिर संभल जाते हैं और दुरुस्त रास्ता तलाश कर मंजिल की तरफ गामज़न हो जाते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस कामयाबी की जिसे हम नाकामी कहते हैं। जी हाँ, इसको ऐसे समझिए कि कामयाबी से हम कितना सीखते हैं, खुद को कितना बेहतर करते हैं, और नाकामी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, खुद को बेहतर करते हैं, अपने आप को रेस में सबसे आगे लाने की जिद में लगा देते हैं। नाकामी से जो दर्द होता है वो दर्द हमें जिंदगी का सलीका सिखाता है और कामयाब अफराद को एक चैलेंज के तौर पर हम लेना शुरू कर देते हैं, या फिर जिस कोर्स में या जिस चीज़ में हमने खुद को लगाया है उस चीज़ को हासिल करने के लिए 100 जतन करते हैं। यही तो हमारे जिंदा रहने का सबूत है। साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि कामयाबी का लुत्फ उठाने के लिए इंसान को नाकामी की ज़रूरत होती है, और नाकामी कामयाबी का पहला जीना भी है और ज़िंदगी का एक ज़रूरी जुज़ भी है। नाकामी को ऐसे समझिए कि नाकामी एक आईने की तरह है। हमारे खद्दो खाल में पाए जाने वाली या हमारी कारकर्दगी की कमी व बेशी की निशानदेही करती है। यह हमें काम करने से नहीं रोकती बल्कि सही सिमत में रहनुमाई करती है, खामियों पर काबू पाना सिखाती है, ज़िंदगी के बेहतरीन रहनुमाई उसूल सब्र और तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त से हालात को निपटने का सबक देती है। लेकिन हमारे ही दरमियान ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नाकामी को संभालने और बर्दाश्त करने और ख़ुद को बिल्कुल अलग थलग कर लेने की जो है अहल नहीं समझते। वो हर हाल में हर कीमत पर कामयाबी चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। हर छोटे से छोटे तनाज़े पर, मामूली से मामूली नाकामियों पर और थोड़े कम नंबरात आने पर ख़ुदकुशी तक की नौबत आ जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में तालिब इल्मों की जानिब से ख़ुदकुशी की 12,526 नए वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा है। 2019 से लेकर अब तक इस फीसद में तेज़ी से 22% का इजाफा हुआ है, क्योंकि वह ऐसा समझते हैं कि उनमें सब्र तहम्मुल और क़ुव्वत बर्दाश्त का फ़ुक़दान है। हालांकि ऐसा नहीं होता, और वाकई अगर ऐसा है तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर है? हम पर है और वालिदैन पर है, क्योंकि हमने बच्चों को इस काबिल नहीं बनाया, ना ही उन्हें समझा और ज़िंदगी में नाकामी की अहमियत को नहीं समझाया। अगर सवाल आपसे किया जाए कि क्या आपने बच्चों को नाकामी के बारे में बताया है या उन्हें उसकी अफादियत समझाई है, तो जवाब सिर्फ और सिर्फ नफ़ी में ही होगा। आज इन्हीं तमाम मसाइल पे बात करेंगे। हमारे दरमियान करियर एक्सपर्ट प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब हैं, प्रो वाइस चांसलर दिल्ली स्किल एंड डेवलपमेंट, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी से। बहुत इस्तकबाल है सर आपका हेलो करियर में। जनाब रेहान खान सूरी साहब, प्रोफेसर साहब जी। नाजरीन, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमें कॉल करके अपने बच्चों की पढ़ाई या जॉब के सिलसिले में जान सकते हैं। जो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप हमें कॉल करिए और प्रोफेसर साहब आपके तमाम तर सवालात का जवाब देंगे। प्रोफेसर साहब, जैसे हमने कहा कि इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे नाकामी में दिल गिरफ्तार कर लेना, छोटा कर लेना। सबसे पहले हमें बताएं कि नाकामी की सोच से कैसे निकलें, नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं इससे हम बच्चे कैसे बाहर आएँ और पेरेंट्स का उसमें क्या रोल हो। बहुत बहुत अच्छा कहा आमिर साहब। सबसे पहले तो मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने तमाम नाजरीन को और आप सभी को, खास तौर से कि ईद आप सबको बहुत मुबारक हो। दूसरा, आपने बहुत ही अच्छा और बड़े अहम टॉपिक लिया है, क्योंकि जो अभी हालात हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो पेंडेमिक के बाद और ये कोविड जो वेव 1 और वेव 2 के बाद काफ़ी इस तरह के नेगेटिविटी बच्चों के जहन में आई है। लेकिन एक चीज़ पे मुझे एतराज़ है कि हम जिसको शायद नाकामी कहते हैं उसकी डेफिनेशन को समझना होगा।
बिल्कुल। हमारे बच्चों को समझना होगा, हमारे पेरेंट्स को समझना होगा कि नाकामी है क्या असल। तो असल होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ में अगर किसी भी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर पाते, किसी वजह से हम उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते, जिस एक्सपेक्टेशन को हमारी एक्सपेक्टेशन वो हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन हमारे पेरेंट्स की हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन हमारे टीचर्स की हो सकती है, या वो ज़रूरत हो सकती है उस इम्तहान की, जिस इम्तहान में हम जा रहे हैं। लेकिन उसको अगर उस एक्सपेक्टेशन को हम मीट नहीं कर रहे तो उसे हमें नाकामी नहीं कहना चाहिए जी। यही बात हमारे सारे बच्चों को समझनी है। देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप किसी सवाल को जवाब देने में आप नहीं दे पा रहे हैं, इनके मतलब किसी वजह से आपको वो चीज़ नहीं पता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नाकाम हो गए। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इस दुनिया में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बल्कि हर इंसान, इवन अगर आप नोबेल प्राइज़ विनर की भी अगर बात करें, उसे भी अपने फील्ड की चीज़ पता होती है, बाकी चीज़ें नहीं पता होती। तो ज़रूरी नहीं है आप सब कुछ जानें। बहुत बार आपकी कभी तैयारी मुकम्मल नहीं होती, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप तैयारी करते हैं, लेकिन तैयारी करने के बाद आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो आपकी तैयारी के हिसाब से नहीं होता, उस वजह से आप कभी कभी उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये तय करना कि नाकामी क्या है और कामयाबी क्या है, मुझे लगता है किसी इम्तहान के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपको जो बात आपने कही कि नेगेटिव थॉट्स की बात कही, अगर हमारे जहन में ऑब्जेक्टिविटी क्लियर है, हमें ये पता है कि हमें क्या करना है अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है हमारे नेगेटिव थॉट्स आने का कोई मतलब ही नहीं। अगर हम ये तय कर लें कि हमें ये काम करना है, हम अपना एक डेस्टिनेशन तय कर लें। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि अभी आमिर साहब ने भी कुछ मिसालें दी। हम एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं और हम किसी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बस आती है और वो हम उस बस में नहीं बैठ पाते किसी वजह से, और वो चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नाकामी है, कि भाई मैं फेल हो गया। इसका मतलब ये है कि मुझे अभी दूसरी बस का इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है वो बस ज़्यादा बेहतर हो, उसमें ज़्यादा मुझे आराम हो और ज़्यादा जल्दी मैं पहुँच जाऊँ। यू नेवर नो, क्योंकि आने वाला वक्त क्या तय करेगा वो आपको नहीं पता। इसलिए अगर खुदा न खास्ते कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होती है, किसी वजह से आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं गेन कर पाते, तो इसका मतलब ये है कि कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। तो जब भी कभी ऐसा हो, जब भी कोई बस मिस हो, लेकिन सबसे अहम ये है कि आप कोई भी काम करने में अपनी कोशिश, जो हमारी कवाइश होनी चाहिए, जो हमारी कोशिशें होनी चाहिए, जो कोशिश होनी चाहिए, वो 100% होनी चाहिए। हमें अपना 100% देना है, और उसके बाद हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना है, हमें ये ऊपर वाले पर भरोसा करना है कि हमने अगर ये चीज़ हमें नहीं मिली, इस चीज़ में हम एडमिट नहीं हो पाए, इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी वजह से, इसका मतलब ये है कि हमें एक तो हमें ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो हमारा एक तजर्बा होता है, और दूसरा हमें वो और मोटिवेट होना चाहिए कि नाउ आई विल जस्ट गेट अप विद द फुल विगर। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, उन पार्ट पे मेहनत करूँगा जो मेरी कमज़ोरी है, इम्प्रूवमेंट एरियाज़ को समझूंगा, वो बहुत अहम है, और मुझे और अच्छा करना है। जिस वक्त आपके जहन में ये चीज़ होगी तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और हमेशा याद रखिए कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो बेटर अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है। ये बहुत तजर्बात से हमने भी सीखा है, हमने देखा है, और ये हकीकत भी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार हम कभी कभी मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का रिज़ल्ट उतना नहीं आता जितना हमें एक्सपेक्टेशन होती है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारा वो नाकामी है, बिल्कुल नाकामी नहीं है, वो हमारा एक स्टेप है। बहुत बार आप अगर एक मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो आप कभी चींटियों को देखिए चढ़ते हुए, वो 50 बार गिरती है लेकिन फिर भी चढ़ती है, वो नाकामी नहीं होती, वो ट्राई होती है। बिल्कुल। वो आपकी एक कोशिश है, वो आपकी एक एक्सरसाइज है, वो आपका एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो मेरा यही कहना है कि वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो चाहे आपका एनुअल एग्ज़ाम हो, अगर किसी वजह से आप सोचते हैं 80% नंबर लाने और आपके 75% नंबर आते हैं, आप सोचते हैं 75 लाने, आपके 70% आते हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप नाकाम हो गए। आपको ये देखना है कि आप कितना आगे बढ़े, आपने कितना लर्न किया है, आपने कितना गेन किया है। यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाएंगी, और यही चीज़ आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब बनाती है। और कामयाबी जो है, कहते हैं ना, ये फेलियर नहीं है, ये हो सकता है पॉज हो लाइफ में, एक लर्निंग।
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत मिसाल दिया आपने कि अपॉर्चुनिटी की कोई बस अगर आपसे छूट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाकाम हो गए, बल्कि दूसरी बस आएगी और कामयाबी का ज़ीना चढ़ के आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और ढेर सारी मिसाल दी, ये बहुत ही खूबसूरत सा जो एक लम्हा था जो आपने हमारे तमाम तलबा तक पहुँचाया या उन लोगों को जिनको हिम्मत और सहारे की ज़रूरत है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल था मेरे मन में कि ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में किसी एक सब्जेक्ट में जो है उनके लिए टफ़ होता है या दो सब्जेक्ट उनके लिए पढ़ने में टफ़ होता है और फिर वो धीरे धीरे वो ये समझने लगते हैं कि हमें पढ़ने से कोई दिलचस्पी नहीं है या फिर हमें पढ़ने में दिल नहीं लगता, या फिर पेरेंट्स या उनके आसपास जो लोग हैं वो ये समझने लगते हैं कि ये पढ़ने लिखने वाला बच्चा नहीं है या फिर पढ़ नहीं पाएगा। हालांकि उसके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, सब में बहुत अच्छा होता है, कुछ एक दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो उनको टफ़ लगता है या समझ में नहीं आती। ख़ास तौर पे आप देखिए तो मैथमेटिक्स वगैरह है या साइंस के कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं सिर्फ हमेशा, मुझे बहुत बच्चे मिलते हैं, मैं एक बात हमेशा बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो जनरली वो फेवरेट सब्जेक्ट जब बता देते हैं उसके बाद मैं ही पूछता हूँ आपका फेवरेट टीचर कौन था स्कूल में, तो वो हमेशा मैच करता है। होता क्या है कि बचपन में आपको जो टीचर्स अच्छी तरह से पढ़ा रहे होते हैं तो वो आपका अट्रैक्शन बन जाते हैं और वही आप उसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, और जब आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, और जब आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं, और जब आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वही आपको मज़ा आने लगता है और आप उसमें बेस्ट करने लगते हैं। तो असल क्या होता है कि अगर आपको कहीं तकलीफ है, मिसाल के तौर पे बहुत बार होता है हमारा लॉजिकल माइंड नहीं है, एनालिटिकल माइंडसेट नहीं है, ज़रूरी नहीं है हम क्रिएटिव हैं, तो हमें ये समझना होगा, यही चीज़ समझने की होती है। अगर किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट, देखिए अगर आप 12वीं क्लास में हैं और आप 10वीं क्लास में हैं तो आपके पास मजबूरी है कि आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। लेकिन अगर आप 10वीं क्लास में आपको मैथ्स में मज़ा नहीं आता है तो प्लीज़ मैं ये सजेस्ट करूँगा 11वीं क्लास में आप मैथ्स को छोड़ दीजिए। इसका मतलब ये है कि मैथ्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहीं और है। क्यों? क्योंकि देखिए एक बात समझने की ज़रूरत है कि कामयाबी हर शोबे में है। बिल्कुल, कामयाबी हर शोबे का मतलब ये है कि आप चाहे आर्ट्स में जाएं, आप चाहे कॉमर्स में जाएं, आप चाहे बायोलॉजी में जाएं, आप चाहे मैथमेटिक्स में जाएं, आप चाहे इकोनॉमिक्स में, किसी भी एरिया में चले जाइए, आपको हर उस एरिया में एक सक्सेसफुल, एक हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन मिल जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आपका वो इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें अच्छा करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया, आप उस एरिया को चुनिए। मैं अभी बात कर रहा हूँ 10वीं क्लास के बच्चों से, समझ लीजिए ये बात कि 10वीं क्लास के बच्चों में जिनको मैथ्स में मज़ा नहीं आता, जिसको अगर साइंस पढ़ने में मज़ा नहीं आता, जिसको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा नहीं आता, जिसको अंग्रेजी पढ़ने, तो आपको वही चीज़ छोड़ देनी है जिसमें मज़ा नहीं है। अब आपको ये देखिए कि किसमें मज़ा आता है, क्योंकि आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करनी है। देखिए पढ़ाई का कोई बदल नहीं, पढ़ाई का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। बिल्कुल, पढ़ाई आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, पढ़ाई आपके करियर की ज़रूरत है, पढ़ाई आपको इंसानियत में बड़ी बड़ी ज़रूरी है। तो इल्म तो आपको लेना ही, और पढ़ाई को आपको कभी भी टर्मिनेट नहीं करना। आपको अच्छा लगे, सिर्फ आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको क्या अच्छा लगता है। देखिए हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें इतना एम्पावर करती है कि हम किसी भी तरह की पढ़ाई को पढ़ सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं, सिर्फ आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में परेशानी होती है तो मेरा अपना यहाँ अभी भी, अगर आप, क्योंकि 12वीं क्लास के बच्चे तो इम्तहान देने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको कोई बहुत ज़्यादा मेरी कोई राय सूट करेगी, क्योंकि उनके इम्तहान भी चल रहे हैं अभी। लेकिन वो बच्चे जो 11वीं में हैं, जो बच्चे अभी 10वीं में हैं या 9वीं में हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको जिस सब्जेक्ट से डर लगता है, आप उस सब्जेक्ट के टीचर के साथ बैठिए, अंडरस्टैंड करिए, अपने डर को निकालिए, उनके बेसिक्स को पढ़िए। डर जब ही लगता है जब हमें बेसिक्स नहीं आते। इस चीज़ को अगर समझिए, और अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो 11वीं क्लास में जाते वक्त उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए जो सब्जेक्ट आपको जहनी तौर से परेशान करता है, जिसमें आपको पढ़ने में परेशानी होती है। ये मेरा मशवरा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर फील्ड में कामयाबी है। एक में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए और ढेर सारे चीज़ें जिस फील्ड में आप माहिर हैं, जिसमें आपका दिल लगता है, वो आप करिए। इस बीच प्रोफेसर साहब, आपको बीच में रोक करके एक कॉलर आपसे जोड़ना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो।
अस्सलाम जी वालेकुम। मैं फराज बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं। प्रोग्राम हेलो करियर बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिससे लोगों को रहनुमाई हासिल होती है अपने करियर और रोजगार से मुतालिक। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब से दो सवालात हैं मेरे जी कि जो मेरी अहलियां हैं वो एमए लीगल स्टडीज करना चाहती हैं बीएससी के बाद, तो डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करेंगे कि वो एलएलबी करें या फिर एमए लीगल स्टडीज भी कर सकती हैं? और अगर वो लीगल स्टडीज में एमए करेंगी तो क्या आगे चलकर कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर सकती हैं लॉ की? ठीक है। दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि जो ये ग्रेजुएशन लेवल पर सीयूईटी का जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो जी इससे जो किस तरह से जो लोगों को, स्टूडेंट्स को एक फायदा होगा कि अगर एक स्टूडेंट हैदराबाद में है या बेंगलोर में है तो पूरे इंडिया लेवल पे उसको किस तरह से फायदा हो सकता है, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा। बिल्कुल, जी बहुत जी ही खूबसूरत देखिए, मैं सवाल है आपका डॉक्टर साहब। दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा जी क्योंकि जी वो बहुत अहम है, खासतौर से वो मासेस के लिए है। हमारा जो कॉमन जो आपके अभी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक सबसे पहले तो उसकी सबसे अच्छी जो खूबी है, मैं खूबी बता दूँ कि आप अगर एक बार दे देते हैं तो आपके लिए आपके दरवाजे बहुत सारी जगह पे खुल जाती हैं। मतलब आपको बहुत सारी जगह पे जहाँ पर मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे और बहुत सारी एक तरह से डिस्पैरिटी रहती थी कि एक बोर्ड का 90-99% का बच्चा है, एक बोर्ड का 90% का बच्चा भी उतनी ही समझ एहलियत रखता है, तो वो एक डिस्पैरिटी हुआ करती थी क्योंकि डिफरेंट बोर्ड्स हैं और लेकिन मेरिट एक ही बनती थी। उस ताल्लुक से अगर आप देखिए तो आपको कहीं ना कहीं एक पैरिटी आ जाती है कि आप बराबर के रैंकिंग में अगर आते हैं तो आपको एक एग्जाम से आपके तकरीबन सारे जगह पर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो बिल्कुल। ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह आप किस तरह से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप सीयूटी दे रहे होंगे तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना वो ज़रूर अहम है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि फ़ायदा नुकसान तो एक अपनी जगह पर है कि कितनी जगह पे होगा, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे अहम है जब आप ज़ाहिर है देने एग्ज़ाम जा रहे हैं तो आपने सेलेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट्स किए हुए हैं। जैसे आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, लैंग्वेज टेस्ट है। इसी तरह से डोमेन बेस्ड उसमें सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा उसका जो एक अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो तीनों को अगर देखा जाए तो वो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसी के बेसिस पे आप फिर अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं ये भी बहुत अहम हो जाता है कि आपको ये देखना होगा कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप अपने उसी सब्जेक्ट के हिसाब से उनके कोर्सेज को सेलेक्ट करें, यूजी प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करें। और मुझे लगता है कि ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप एक रैंकिंग से आप तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तकरीबन 44-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा आपके पास जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी जो इसे मान रही हैं अभी, उनमें आप अपना अप्लाई कर सकती हैं बहुत सारे कोर्सेज के लिए। ख़ासतौर से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी सेलेक्टिव रखा है, लेकिन ज़ाहिर है अगले साल से तकरीबन मुझे लगता है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी से अडॉप्ट कर लेंगी। लेकिन अभी तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कॉमन प्रोग्राम्स में इसको अडॉप्ट किया हुआ है। दूसरी जो सवाल था आपका, क्योंकि कम वक्त है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा सीयूईटी की। देखिए, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है एट कोर्ट और अगर आप बार काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको एलएलबी यानी कि जो बैचलर्स डिग्री होती है लॉ की, वो करना ज़रूरी होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपने कहा आपकी अहलिया अगर अपनी बीएससी के बाद लीगल में जाना चाहती हैं तो बेहतर है 3 इयर्स का एलएलबी प्रोग्राम करें, क्योंकि एमए लीगल स्टडीज़ करने के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो आपको एलएलबी करने के बाद मिलती हैं। लेकिन आपको एक मास्टर्स डिग्री हो जाएगी, आप कोई भी लीगल स्टडीज़ के रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट एरिया होता है, वो एजुकेशनल एक एरिया होता है लीगल स्टडीज़ का। तो इसलिए लीगल स्टडीज़ को हम लॉ की प्रैक्टिस से नहीं मिला सकते। उसमें बैचलर्स ऑफ लॉ आपको करना ज़रूरी होगा। और अगर आपको किसी भी प्रैक्टिस में जाना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, लीगल एरिया में जाना चाहते हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप लॉ करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि एमए लीगल करने से बेहतर यह है कि आदमी वो करे जो उसको आगे चल कर के बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर मौक़े फ़राहम करे। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाह रहा था कि यूट्यूब पर ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ बेहतर हैं, कुछ बस ऐसे ही टाइम पास व्यूज़ के लिए भी बनाए जाते हैं। बच्चे अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे इंतखाब किया जा सकता है, कैसे इसको
अब कैसे डिफाइन किया जा सकता है कौन सी चीज़ कैसी है, और या कहाँ कौन ऐसा रास्ता है जिसको चूज़ किया जा सके? मैं आपकी बात समझ गया, टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से उसका जवाब भी दे देता हूँ। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आपको यूट्यूब पे अवॉइड करना चाहिए जाना, लेकिन बहुत सारा अच्छा कंटेंट मौजूद है। उस अच्छे कंटेंट को आप किसी रेफरेंस से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे सरकार के काफ़ी पोर्टल्स हैं, हमारी बहुत सारे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक IITs, जैसे NPTEL एक बहुत अच्छा आपका मीडियम हो सकता है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। स्वाम आपका जो एक बहुत अच्छा पोर्टल है जिसपे आपकी तमाम तर कोर्सेज तमाम तर हैं। उसके अलावा कोर्सेरा है, एडेक्स है, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म है जो एक्सक्लूसिवली जो है जिस पर फ्री कोर्स वेयर है, फ्री लेक्चर्स हैं और 100% आपको एक जेन्युइन ऑथेंटिक डाटा जिस पे मिलता है आपको। तो मैं ही सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को जो हमारे ख़ासतौर से कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको कोर्सेरा, एडेक्स, NPTEL, इसके अलावा आपका स्वाम, ये वो पोर्टल्स हैं जिस पे आपको जाके लर्निंग करनी चाहिए। इसके अलावा काफ़ी स्टेट के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनके रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत कंटेंट मौजूद है, इसलिए जो फ्री कंटेंट मौजूद है आपको उस पर जाना चाहिए। कुछ हम अगर देखें तो मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यूट्यूब पे भी जाना है तो खान एकेडमी एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे लगता है खान एकेडमी से अच्छा कंटेंट शायद ही आपको कहीं मिले। मुझे लगता है कि और मतलब वो एट पार वर्ल्ड क्लास उसमें आपको पढ़ाई मिलती है। तो आप यहाँ मैं रिकमेंड ये करूँगा कि हमारे स्कूल के अगर बच्चे हैं तो खान एकेडमी के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम तर और बहुत सारे अच्छे यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं, लेकिन अपना वक्त बचाने के लिए बेहतर ये है कि आप रिकग्नाइज्ड ऑथराइज्ड अगर पोर्टल्स पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा कहते हैं ना रिलायबल और ऑथराइज्ड और ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, ये जानना चाह रहा था कि जिसका सब्जेक्ट आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, लिंग्विस्टिक है, उनके लिए जॉब के मार्केट कैसे हैं? मैं चाहूँगा कि चंद शब्दों में उसके बारे में बता दें आप। देखिए, आपको मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त कहते हैं ना डिमांड है तो इन्हीं तरह के सब्जेक्ट्स की है। ये लोगों की गलतफहमी है कि सिर्फ साइंस और मैथ्स और बायोलॉजी वालों को नौकरियाँ ज़्यादा हैं। देखिए, सिर्फ आपको अपने आप को ये समझना है, दो चीज़ों में आपको अपने आप को ठीक करना है। एक है कम्युनिकेशन, दूसरा है डिजिटल लिटरेसी। ये अगर आप अपने किसी भी कोर्स के साथ इन दो चीज़ों को ले लेते हैं उसी पर्टिकुलर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो आपकी जॉब की कोई कमी नहीं है। तो बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, उनको लोग नहीं मिलते अच्छे। तो मैं फिर इसे वाज़ेह कर दूं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली आपकी अंग्रेज़ी और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ एक एज ए लैंग्वेज उसको थोड़ा डेवलप कर लें। उसके अलावा आपका डिजिटल यानी कि आपकी प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर्स को यूज़ करने की, ख़ास तौर से जिसमें एक्सेल होता है, MS ऑफिस जिसे कहते हैं, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपका आता है। ये अगर चीज़ें आप कर लेते हैं और जो लोग थोड़ा क्रिएटिविटी रखते हैं वो अगर कुछ ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ख़ास तौर से एक एरिया होता है, डिजिटल मीडिया कहा जाए। बिल्कुल डिजिटल प्लेटफॉर्म और ढेर सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, बहुत सारी चीज़ें जाननी थी, चीज़ें वक्त की किल्लत की वजह से, वक्त की नज़ाकत की वजह से छूट रही हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते यहाँ से शुरू करें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बच्चे की जो नाकामी है उसको गले लगाएं। अपने बच्चों को चोट लगने पर आप गले लगाते हैं और उसे दिलासा देते हैं। किसी चीज़ में नाकामी चोट की तरह होती है और उस पर मरहम भी रखें। डांट फटकार के बजाय उसे प्यार दें। नाकाम होना कोई गुनाह या जुर्म नहीं है। ये इस बात की दलील है कि मज़ीद मेहनत और सख्त कोशिश जो होती है वो दरकार होती है, क्योंकि गिरते ही शहसवार है मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आदाब।